नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने एक और क्राइम की दुनिया की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी दोस्ती के ऊपर है। अ, एक दोस्त जो बचपन से साथ होते हैं, बचपन के दोस्त हैं, कॉलेज तक साथ जाते हैं, ये उनकी कहानी है। ऐसा हमें हमारा मानना है, हमने सुना है कि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम चुनते हैं, बाकी सारे रिश्ते ऊपर वाले बनाकर भेजते हैं। दोस्त हम अपनी मर्जी का बनाते हैं, हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, हम देख के चुनते हैं, हमारी लाइक्स, डिसलाइक और अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करते हैं। दोस्ती वो रिश्ता है जो खून से नहीं, दिल से बनता है। दोस्ती वो एहसास है जो दूरी से नहीं, वफा से निभता है। दोस्ती वो बंधन है जो शब्दों से नहीं, आंखों से बोलता है। दोस्ती वो तोहफा है जो खरीदा नहीं, दिया जाता है। ये एक ऐसी ही बचपन के दोस्तों की कहानी है जिसमें एक दोस्त अपने ही दूसरे दोस्त के साथ कुछ ऐसा कर जाता है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए डिटेल में इस कहानी के बारे में जानते हैं। कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना के बारे में जानते हैं। तो ये कहानी तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में 3 दोस्त रहते थे। 3 इनफैक्ट बहुत बचपन से एक साथ स्कूल में गए थे और 3 दोस्त, तीनों उनमें से एक दोस्त का नाम नंदिनी था और एक साथ वो स्कूल में थे। 12th क्लास तक वो एक साथ पढ़ते हैं और बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत क्लोज थे। 12th गर्ल्स कॉलेज में 12th तक पढ़ते हैं। गर्ल्स स्कूल में 12th तक पढ़ते हैं और जब स्कूल उनका खत्म होने को आता है तो वो तीनों लड़कियां एक दूसरे से आपस में प्रॉमिस करती हैं कि वो बड़े होने के बाद भी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। अगर मिलना नहीं भी हो पाया तो एक दूसरे को नहीं भूलेंगे और अपने अपडेट शेयर करेंगे फोन और एसएमएस के माध्यम से। दोस्तों ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है। ये कहानी अभी पिछला साल जो हमारा गया है तब का है। ये कहानी दिसंबर की है। 23 दिसंबर की है ये कहानी और 23 दिसंबर 2023 को कुछ ऐसा हो जाता है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसमें होता ये है कि तीनों दोस्त जैसा कि प्रॉमिस करते स्कूल जाने 12th के बाद कि वो आपस में अपडेट शेयर करेंगे, मिलेंगे और वो ऐसा ही करते। तीनों दोस्त 12th के बाद कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में जाके आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन वो तीनों दोस्त एक दूसरे से अपनी फीलिंग, अपने आज का दिन में क्या हुआ, क्या किया, कैसा लग रहा, शहर कैसा है, कॉलेज कैसा है, दोस्त कैसे हैं, हर एक छोटी मोटी बातें, बड़ी बातें, सब कुछ आपस में शेयर करते हैं। बहुत ही क्लोज होते हैं क्योंकि बचपन की दोस्ती होती है। तीनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। कॉलेज जाने के बाद उनका दिन अच्छा चल रहा होता है। तभी उसमें से एक दोस्त होता है, वो नंदिनी को बोलता है, जो उसकी दूसरी दोस्त होती है उससे बोलता है कि उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ बचपन से कि वो एक लड़की है। उसे हमेशा ही लगता रहा है कि वो एक लड़का है। ये बात सुन के उसकी दूसरी जो दोस्त थी उसको बहुत अजीब लगता है और वो ये चीज सुनकर उसको बहुत ही आ, समझ में नहीं आता क्या रिएक्ट करे। वो अपने फैमिली वालों को बोलती है तो उसके फैमिली वाले उससे दूर रहने बोलते हैं और वो खुद भी उससे दूर हो जाती है। तब बस 2 ही दोस्त बचते हैं, जिसमें से एक जो दोस्त होती है उसका नाम होता है आर नंदिनी। दूसरा जो होता है, जो लड़की होता है और अब उसे लड़का बनने का मन करता है, उसका नाम होता है गायत्री रमन। तो नंदिनी ये बात सुनने के बाद भी गायत्री रमन को नहीं छोड़ती है और उसके साथ वो दोस्त रहती है। वो उसकी भावनाओं को समझती है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है अभी इंडिया में, अगर कोई ऐसा बोले कि उसके अंदर की फीलिंग है किसी लड़की के अंदर कि वो लड़का है या किसी लड़के के अंदर ये लड़की है, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है, हमारे समाज का क्या रिएक्शन होता है, उसे बहुत ही बुरा माना जाता है। जबकि ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें
सोचने जो जिसे फील होता है उसकी कोई गलती नहीं है, शायद उसकी बनावट में ऐसा कुछ होता है जिससे उसे अंदर से ऐसी भावनाएं आती है। लेकिन जो भी है ये हम अलग रखते हैं, इसके ऊपर दूसरा भी वीडियो बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग गायत्री रमन और नंदिनी की बात करते हैं क्योंकि तीसरा फ्रेंड यहाँ से जा चुका है। जैसे ही गायत्री रमन लड़की से लड़का बनने की बात करता है, वो दोस्त नहीं रहते, उसकी फैमिली उसे मना करती है, उसे भी अच्छा नहीं लगता, तो वो उसके साथ दोस्त नहीं रहती। अब बस नंदिनी और गायत्री रमन बच जाते हैं। तो नंदिनी अपनी पढ़ाई पूरी करके चेन्नई में जाती है। चेन्नई में उसको आईटी में एक जॉब लग जाती है, अच्छी जॉब होती है। वो अपने रिलेटिव एक आंटी के यहाँ रहने लगती है और वहां मूव कर जाती है। खुश रहती है, अच्छा जॉब कर रही होती है। और गायत्री नमन भी अपनी पढ़ाई पूरी करके बैंगलोर में होता है और बैंगलोर में वो जॉब कर रहा होता है और जॉब के साथ उसका अच्छा जा रहा होता है। और लेकिन वो बैंगलोर से अच्छा खासा पैसा सेव करके अपनी जॉब से, क्योंकि उसे लड़की से लड़का बनना था, उसे अपना जेंडर ट्रांसफॉर्म कराना था। और जैसा कि हमें पता है इस चीज के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पेनफुल भी है। इसके लिए वो चेन्नई मूव करता है पैसे सेव करने के बाद और अपनी सारी भावनाएं, सारे डिटेल्स वो नंदिनी को अपडेट करता रहता है कि वो चेन्नई आ रहा है। और देखिए कुछ ऐसा होता है उसकी किस्मत की, उसकी जॉब भी सेम कंपनी में लग जाती है जहाँ पे पहले से नंदिनी काम कर रही होती है। दोनों दोस्त एक ही कंपनी में काम करने लगते हैं और गायत्री रमन अपना प्रोसेस शुरू कर देता है, डॉक्टर से मिलता है। बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, वो हर एक अपडेट नंदिनी के साथ शेयर करता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कितने पेन में है, कैसा फील कर रहा है, एवरीथिंग। छोटी छोटी बात वो नंदिनी के साथ शेयर करता है। फिर फाइनली उसका प्रोसेस पूरा होता है। पूरा होने के बाद वो नंदिनी को अपनी मन की बात बताता है। वो नंदिनी को बताता है कि वो नंदिनी से बचपन से ही प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। और अब वो लड़का बन चुका होता है, इसलिए नंदिनी उसे लगता है कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। और एक नंदिनी होती है जो उसकी सारी भावनाओं को समझती है, उसको समझती है, तो नंदिनी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन ये बात नंदिनी को अच्छी नहीं लगती और नंदिनी मना कर देती है, उसे समझाती है कि हम दोस्त हैं, मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है, तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं। उस समय गायत्री नमन कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप चला जाता है। लेकिन नंदिनी को उसके बाद वो पॉजिटिव रहता है, नंदिनी को बार बार बोलने की कोशिश करता है। नंदिनी को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, इसलिए नंदिनी उसके साथ थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है। अब होता यूं है कि नंदिनी और गायत्री रमन के बीच थोड़ी कम हो जाती है। नंदिनी उसे थोड़ा अवॉइड करने लगती है क्योंकि वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है नंदिनी को लेकर, इसलिए नंदिनी उससे दूर रहने लगती है। अब फिर क्या होता है, कुछ महीने बाद नंदिनी का बर्थडे आता है। ये डेट है 24 दिसंबर को नंदिनी का बर्थडे होता है और 23 दिसंबर 2023 को गायत्री रमन नंदिनी को फोन करता है। फोन करके उससे माफी मांगता है, बोलता है कि गलती हो गई, हम फ्रेंड्स ही हैं, क्या हम एक बार मिल सकते हैं, मुझे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मैंने कुछ सरप्राइज प्लान किया है। वो लोग बहुत पुराने दोस्त होते हैं। नंदिनी भी उस पे भरोसा करती है और नंदिनी सुनती है कि उसने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है, इतनी मेहनत करी है, तो उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए नंदिनी खुश हो जाती है और उसे हाँ कह देती है। और फिर वो सुबह सुबह तैयार होके नंदिनी 23 दिसंबर को गायत्री नमन से मिलने जाती है। गायत्री नमन ने काफी लंबा चौड़ा प्लान बनाया होता है। प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। फिर उसके बाद वो मूवी के लिए जाते हैं, फिर वो मूवी देखते हैं। फिर गायत्री रमन बोलता है नंदिनी को कि चलो तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दिलाता हूँ। नंदिनी को वो गिफ्ट भी शॉपिंग कराता है। तो नंदिनी को लगता है कि पूरा दिन बहुत अच्छा गया। और उसके बाद उनका प्लान होता है ऑर्फनेज जाने का, क्योंकि गायत्री नमन को अपनी पुरानी लड़कियों वाले कपड़े डोनेट करने होते हैं। वो बोलता है कि इससे अच्छा क्या अवसर मिलेगा जब तुम्हारे बर्थडे पे मैं सारे कपड़े डोनेट करूंगा। तो ऑर्फनेज भी जाते हैं और वहां गायत्री नमन अपने सारे पुराने कपड़े डोनेट कर देता है। उसके बाद नंदिनी को लगता है कि आज का दिन खत्म हो जाता है, वो बोलती है मुझे घर जाना है। तो गायत्री रमन उसको बोलता है नहीं, एक और सरप्राइज बाकी है। और फिर वो नंदिनी को अपनी गाड़ी पे बिठाता है
और एक वैकेंट प्लॉट होता है पुन्नमर के पास जो तमिलनाडु से काफी दूर है, वहां लेके जाता है। नंदिनी का बचपन का दोस्त होता है, नंदिनी उस पर काफी भरोसा करती है। नंदिनी के फैमिली वाले भी उसके जानते होते हैं उसके क्या इंटेंशन है, नंदिनी बिल्कुल डाउट नहीं करती और उसके साथ आराम से जाती है। वहां वो वैकेंट प्लॉट पे ले जाके नंदिनी को बोलता है, नंदिनी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए और तुम अपनी आंखें बंद करो। नंदिनी को आंखें बंद कराता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांधता है। यहाँ तक तो ठीक है, बहुत नॉर्मल है। एक दोस्त अगर आपको बोलता है आंखों पे पट्टी बांधने के लिए सरप्राइज है, तो इजिली कोई भी तैयार हो जाएगा कि ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आंखों पे पट्टी बांधना ठीक है। लेकिन उसके आगे जो होता है, उसके लिए पता नहीं नंदिनी कैसे तैयार हो जाती है। वो नंदिनी के हाथ पैर दोनों जंजीर से बांधकर उसमें ताला लॉक कर देता है। ये तो नंदिनी और वैत्री नमन ही जाने कि इन दोनों के बीच क्या बातें होती है कि नंदिनी इसके लिए तैयार हो जाती है और वो आराम से नंदिनी को मना लेता है और नंदिनी मान जाती है। अब नंदिनी की आंखों में पट्टी बंधी होती है, उसके हाथ और पैर में जंजीर बंधा होता है। वो एक जगह होती है, ना मूव कर सकती है ना चल पाती है क्योंकि वो जंजीर में लॉक होती है। उसके बाद होता यूं है कि बैटरी रमन एक शार्प ऑब्जेक्ट या ऐसा कह ले ब्लेड के साथ उसके हाथों पे गले पे काटना शुरू करता है। बहुत ही हल्का हल्का, बहुत सारे कट। नंदिनी को एहसास होता है कि ये तो कुछ गलत हो रहा है। नंदिनी चीखना चिल्लाना शुरू करती है और लेकिन बैटरी रमन पे कोई असर नहीं होता है। वो काटता रहता है, काटता रहता है। फिर काटने के कुछ देर बाद वो पेट्रोल डालता है उसके ऊपर और पेट्रोल डाल के उसके ऊपर वो आग लगा देता है। आग लगा देता है और जिंदा ही बैटरी रमन नंदिनी में को जला डालता है। जब आग लगती है, नंदिनी बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उसके बचपन के दोस्त ने उसके साथ ये किया। पहले तो उसको आंखों पे पट्टी डाला, फिर हाथ पैर में जंजीर लगाए, फिर पेट्रोल डाला और जिंदा आग लगा दिया। नंदिनी पेन से तड़प रही होती है, बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन बैटरी रमन पे कोई असर नहीं होता। वह वहां से भाग जाता है। वो प्लॉट बहुत ही वैकेंट होता है, दूर दूर तक कोई नहीं होता है। लेकिन तभी वहां से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, जिसे नंदिनी की चीख सुनाई देती है। उनकी चीख सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं कि ऐसी जगह पे कौन चिल्ला रहा है, ऐसे कौन चिल्ला सकता है, कौन यहाँ आया होगा। जब वो पास जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनका होश उड़ जाता है। एक लड़की जो जिंदा जल रही है और चिल्ला रही होती है। बड़े मुश्किलों के साथ वो आग बुझाते हैं। जब तक आग बुझाते हैं काफी देर हो चुकी होती है, नंदिनी आधी से ज्यादा जल चुकी होती है। फिर वहां मौजूद लोगों में किसी तरह से वो नंदिनी से पूछने की कोशिश करते हैं कि कोई नंबर दो, किसे कांटेक्ट करे, किसे बुलाएं। नंदिनी ने उस समय वैत्री रमन का नंबर बोलती है, फोन नंबर। बस इतना ही वो बोल पाती है, उस वैत्री रमन का फोन नंबर फॉर हेल्प। वहां इकट्ठे लोगों में से कोई पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है। फिर उसके उनके पास रमन का नंबर होता है। वो लोग वैत्री रमन को कॉल करके बुलाते हैं, बोलते हैं कि ये एक लड़की ने नंबर दिया है जो कि बुरी तरह जल चुकी है और उसने तुम्हारा नंबर हेल्प के लिए दिया है। वैत्री रमन तो पहले ये सुन के घबरा जाता है। फिर वो ये सोच के वापस आता है कि अगर वो नहीं आएगा तो पुलिस को डाउट हो जाएगा। पहले तो वो बहाने बनाता है कि वो यहाँ से दूर है। फिर उसे लगता है कि अगर वो नहीं जाएगा तो हो सकता है पुलिस उस पर शक करे। ये सोच के वो घटनास्थल पे वापस जाता है। तब तक मैत्री की जान जा चुकी होती है और नंदिनी की जान जा चुकी होती है। मैत्री रमन बहुत ही चालाकी के साथ ऐसे पेश आता है जैसे उसे इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता। तो बहुत ही मासूमियत के साथ बोलता है कि नंदिनी को मैं जानता हूँ, मेरे बचपन की दोस्त है। और फिर वो पुलिस को हेल्प भी करता है नंदिनी की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस में डालने के लिए। और पुलिस को बस बताता है कि वो इतना ही जानता है कि नंदिनी उसकी बचपन की दोस्त है, वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, पर नंदिनी यहाँ कैसे आई, कौन लाया, किसके साथ आई, ये सब के बारे में उसको कुछ नहीं पता। ये सब सुनकर पुलिस उस समय कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसे पुलिस को इस समय बैटरी रमन के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, उसे नहीं पता ये सब किसने किया होता है। फिर सबसे पहले पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और
उसके बाद पुलिस मैत्री रमन के थ्रू ही पता चलता है कि नंदिनी किस ऑफिस में काम करती है और वो यहाँ अपने आंटी के साथ रहती है। आंटी को फोन होता है, आंटी भी आती है, उसकी फैमिली आती है, तो उसकी सिस्टर वहीं पास रहती है, सिस्टर भी आती है। सिस्टर को देख के बहुत शॉक लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद पुलिस उसके आंटी के घर जाके पूछताछ करती है, घर की पूरी तरह से तलाशी लेती है कि घर में कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिससे पता चले कि नंदिनी के साथ ऐसा किसने किया और ऐसी किसकी क्या दुश्मनी रही होगी जिसने इतना बुरा किया। पुलिस को वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो ऑफिस में पूछताछ करती है, नंदिनी के ऑफिस में। वहां से पुलिस को पता चलता है कि नंदिनी के क्लोज फ्रेंड ने नंदिनी के बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान किया था, इसीलिए उसे साथ में लेकर गया था। और नंदिनी पूरे दिन यानी पूरे 23 दिसंबर को अपने दोस्त के साथ होती है। पुलिस जब ऑफिस वालों से उसके दोस्त का नाम पूछती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका दोस्त बैत्री रमन का नाम बताता है। ऑफिस वाले नंदिनी के दोस्त बैत्री रमन का नाम बताते हैं, बोलते हैं कि नंदिनी पूरे दिन अपने दोस्त बैत्री रमन के साथ होती है। पुलिस ये सुन के तुरंत बैत्री रमन को अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगता बैत्री रमन से सच निकलवाने में। तब बैत्री रमन सारी कहानी बताता है। वो बताता है कि वो बचपन से नंदिनी से प्यार करता था। पहले वो लड़की था तो ठीक है, जब उसने अपना जेंडर चेंज कराया वैसे उसने नंदिनी को प्रपोज किया। नंदिनी उसके साथ बचपन से थी, उसके भावनाओं को समझती थी, उसके हमेशा उसने हर चीज में उसके हर फैसले में सपोर्ट किया। तो नंदिनी को वो और ज्यादा प्यार करने लगा। और जब नंदिनी को वो प्रपोज करता है तो नंदिनी उसे मना कर देती है और वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कुछ लोग पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर लड़की है और वो रिजेक्ट कर रही है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और वो रिवेंज लेने पे आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मैत्री रमन के मन में था। वो नंदिनी को लेके काफी पॉजिटिव था। नंदिनी ऑफिस में लड़कों से बात करती, वो उसे पसंद नहीं आता। नंदिनी अपने ऑफिस के कलीग के साथ बहुत क्लोज थी। मैत्री रमन को बिल्कुल पसंद नहीं था, वो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता, ज्यादा ही पॉजिटिव था, इसलिए नंदिनी ने उससे बात करना बंद किया था। इसी जेलसी में कि वो नंदिनी अगर उसकी नहीं हुई तो वो किसी की नहीं हो सकती, और रिजेक्शन की वजह से उसने नंदिनी के साथ इतना बड़ा क्राइम कर गया बिना सोचे कि ये वही लड़की है। जब बैत्री रमन के जेंडर चेंज के बाद बात उसने अपनी फैमिली से की थी तो बैत्री रमन के फैमिली वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। फैमिली वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया, तब भी नंदिनी ही उसका साथ दे रही थी। सारे उसके जेंडर चेंज के जो पेन थे उस टाइम में भी नंदिनी ने सपोर्ट किया, सारे जर्नी में नंदिनी ने सपोर्ट किया। और एक बस नंदिनी के ना करने पे वो सारा कुछ भूल गया, दोस्ती को भूल गया, बचपन के साथ को भूल गया और उसने नंदिनी के साथ इतना बड़ा क्राइम कर गया जिसको सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि रिजेक्शन को ऐसे हैंडल करना चाहिए? सबको हक है हाँ ना करने का, चूज करने का। नंदिनी की गलती कहाँ थी? नंदिनी की यही गलती थी कि उसने अपने बचपन के दोस्त पे विश्वास किया और उसके साथ चली गई। लेकिन हाँ, नंदिनी ने एक होशियारी दिखाई कि वो जब जा रही थी तो उसने अपने ऑफिस वालों को बता रखा था पहले से कि वो बैत्री रमन के साथ जा रही है। अभी तो नंदिनी को ही पता होगा अब कि उसने क्यों बताया था, उसे डाउट था बैत्री रमन पे या वो ऐसे ही बोल गई थी। लेकिन ये चीज पुलिस की काफी मदद कर गई और अब बैत्री रमन पुलिस कस्टडी में है। तो इसीलिए सतर्क रहें, किसी पे भरोसा ना करें, कभी भी जाएं तो सबको बता के जाएं, अपने घर वालों से हर बात शेयर करें। अगर नंदिनी के फैमिली का कहना है कि अगर नंदिनी ने ये बात उसे बताई होती तो उसके फैमिली वाले कुछ तो उसका हेल्प करते और आज उनकी बेटी उनके साथ होती। तो ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और आपके लिए है कि आप सतर्क रहें, किसी पे विश्वास ना करें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।